जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो आसमान बाकी है। 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब पूरा देश आज़ादी की हवा में सांस ले रहा था, तभी एक शख्स ने पानीपत में जन्म लिया। वो शख्स जिसे आज पानीपत का हर बच्चा बड़े अदब से जानता है, बड़े अदब से उनका नाम लेता है। मैं बात कर रहा हूं पानीपत के रहने वाले रमेश पुहाल पानीपती की। प्रसिद्ध साहित्यकार रमेश चंद्र पुहाल का जन्म 15 अगस्त 1947 को पानीपत के मोहल्ला अली शेर वाल्मीकि बस्ती में श्री राम स्वरूप के घर हुआ। पुहाल साहब कच्ची क्लास अपने पिता के मामा के पास सहारनपुर में पढ़े। बाद में 11वीं तक रमेश पुहाल ने पानीपत में पढ़ाई की। पुहाल जी के पिता श्री राम स्वरूप का पुश्तैनी काम भैंस और दूध बेचने का था। रमेश पुहाल भी अपने पिता के साथ हाथ बढ़ाया करते थे। उसके बाद नेवी ज्वाइन की। रमेश पुहाल की शादी 10 अक्टूबर 1970 को भिवानी के रहने वाले गुरुचरण लाल की बेटी सुमित्रा देवी से हुई। श्री पुहाल के 3 बेटे, 1 बेटी, 3 पोते और 5 पोती हैं। दलित वाल्मीकि परिवार में जन्मे रमेश पुहाल द्वारा लिखी पुस्तकें देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी काफी प्रसिद्ध हैं। 2008 में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व गवर्नर डॉक्टर AR किदवई और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने रमेश पुहाल द्वारा लिखी दास्ताने हाली पुस्तक का विमोचन किया था। मैं पानीपत हूँ भू अली शाह कलंदर सहित अब तक 34 किताबें श्री पुहाल लिख चुके हैं। वीर विक्रमादित्य हेमचंद्र हेमू पर भी श्री पुहाल अब किताब लिख रहे हैं। अब तक कई अवार्डों से रमेश पुहाल सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, मखसूस मुसन्निफ अवार्ड और भी काफी अवार्ड इनको मिल चुके हैं। 11 भाषाओं की जानकारी रखने वाले श्री पुहाल गैस एजेंसी चलाते हैं। प्रसिद्ध कवि हाली के परिवार में रमेश पुहाल के पुरखे काम किया करते थे, इसलिए उस महान कवि हाली की कुर्सी, बेंच और रसोई के बर्तन आज तक रमेश पुहाल के पास हैं। श्री पुहाल 1914-15 के चांदी के सिक्के, ग्रामोफोन और पुराने रिकॉर्ड आज भी संभाले हुए हैं। आइए मिलवाते हैं उस साहित्यकार, लेखक, समाज सेवी, बिजनेसमैन रमेश चंद्र पुहाल से। रमेश पुहाल पानीपती, उन्हें पानीपती के नाम से क्यों जाना जाता है या अपने नाम के साथ वो पानीपती शब्द क्यों लगाते हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। पानीपत के रहने वाले हैं, अपना बिजनेस खुद का वो कर रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, करीब 34 किताबें उनकी मार्केट में हैं। प्रसिद्ध कवि हाली के ऊपर उन्होंने किताब लिखी, पानीपत के ऊपर उन्होंने किताब लिखी, पुराने बाजार के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। कई प्रसिद्ध किताबें उन्होंने पानीपत को दी हैं। पूरा देश उन्हें आदर और सम्मान करता है, खासकर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो भी उनका पूरा सम्मान करते हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे रमेश पुहाल पानीपती से। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रमेश पुहाल, ये पानीपती शब्द क्यों लगाया आपने? देखिए, जो अदीब लोग होते हैं, जो साहित्यकार लोग होते हैं, जो जिस शहर का होता है, वो उस शहर के नाम रखने के लिए, उस शहर का नाम ऊंचा करने के लिए उसको अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लगाना जरूरी समझा जाता है। मसलन साहिर लुधियानवी और इस तरीके के गोरखपुरी हैं, शकील बदायूनी हैं जो बदायूं के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपती, इसी तरीके से कई शायर पानीपत के यहाँ हुए जो जिनके नाम के साथ पानीपती लगता है। मैं खुद एक मुसन्निफ यानी लेखक होने के साथ साथ मैं एक शेर व शायरी लिखने वाला भी हूँ, और मेरा फर्ज बन जाता है कि मेरे शहर के लोग मुझे पानीपत का होने का फख्र महसूस करें। तो मैंने ये बेहतर समझा कि मुझे अपने नाम के साथ पानीपती जरूरी है। जैसे बोली शाह कलंदर साहब भी
ये भी अपने आप को पानीपती लिखते थे, क्योंकि इनकी पैदाइश यहाँ पानीपत में हुई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को आप पैदा हुए हैं, पानीपत में ही आपका जन्म हुआ है। शिक्षा दीक्षा की बात करूं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? परिवार में जो आपके फादर साहब थे वो क्या बिजनेस किया करते थे, और बाद में आप कहाँ पढ़े और कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की? मैं छोटे वक्त में मेरे पिताजी ने मुझे गोद ले लिया, मेरे पिताजी के मामा ने मुझे गोद ले लिया था और वो मुझे सहारनपुर ले गए। मैं वहाँ पर रहते हुए मैंने उर्दू की 2 जमात वहाँ पर पढ़ी। जो मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद मुझे यहाँ आना पड़ा और फिर मैं वापस नहीं गया। तो मैं यहाँ पर 54-55 में मैंने यहाँ प्राइमरी स्कूल से फिर से दोबारा से यहाँ हिंदी की पढ़ना शुरू किया, और आज मैं एसटी कॉलेज में 68 में मैंने 10वीं पास की, और 69 में मैंने एसटी कॉलेज से 11वीं का एग्जाम दे करके मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया था। और मेरे पिताजी और मेरे दादाजी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के सफाई कर्मचारी थे, जिसे उस वक्त की भाषा में खाकरोब कहते थे और मुलाजम भी कहते थे। मेरे दादा परदादा उनके घर में सफाई के काम के अलावा उनके हॉल के अंदर पंखा खींचने की डोरी के खींचने का भी काम करते थे, और बड़े बड़े जो शायर आते थे उनको वहां बैठकर उनको सुनने का भी मौका मिलता था। उसी का सबब ये हुआ कि मेरे पिताजी ने पानीपत के हाली मुस्लिम हाई स्कूल में 1929 में 8वीं पास करके जो हमारा खानदानी बिजनेस था, भैंसों का बेचना, व्यापार करना, वो मेरे पिताजी उसको छोड़ करके सरकारी मुलाजमत ना लेकर के वो अपने उस बिजनेस के खानदानी बिजनेस में भी रहे, और उन्होंने छोटी मोटी सरकारी म्यूनिसिपल कमेटी की मुलाजमत भी की, जिससे घर का रोजगार भी अच्छा चले, और तनख्वाह में उस वक्त इतने गुजारे नहीं हुआ करते थे। अब हमारे पिताजी ने ये सोचा कि जितनी तनख्वाह मिलती है इससे तो कहीं ज्यादा हम एक हफ्ते में 2 भैंस अगर बेच लें तो हमारे घर में बहुत ज्यादा कुछ आ जाएगा। तो उन्हीं से, उस हाली खानदान से प्रभावित होकर के मेरे पिताजी ने हमारे पुरानी हवेली में कुछ किताबें रखी हुई थी, तो हम भी उनको उठा करके रख दिया करते थे। तो मेरे पिताजी और मेरी दादी जी ये कहती थी कि मौलाना हाली का कभी उन्होंने, हमारे खानदान वालों ने, बुजुर्गों ने नाम नहीं लिया, ख्वाजा साहब कहते थे, ये किताबें ख्वाजा साहब की है, ये किताबें ख्वाजा साहब की है। तो हमें ये नहीं पता होता था कि ख्वाजा साहब कौन थे। जिस वक्त मैं एग्जाम दे करके 11वीं का एग्जाम दे करके मैंने नेवी ज्वाइन कर लिया, और मेरा संपर्क हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास से। ख्वाजा अहमद अब्बास मेरे पिताजी के क्लास फेलो थे पानीपत में। तो मैं उनसे संपर्क किया, तो मैंने उनको सारी बातचीत बताई। उन्होंने मुझे कहा सर्विस के दौरान कि भाई बेटा तू मौलाना हाली पे कुछ काम कर ले। तो मैं उनको बड़े अदब के साथ ये कहता था, मैं ख्वाजा साहब मुझे टाइम तो मिलता नहीं और अब मुझे सर्विस करनी है। तो वो मैं उनके पास आता जाता रहा, मेरे से वो बड़ी मोहब्बत करते थे, क्योंकि मैं उनके क्लास फेलो का बेटा था और उनके खानदान से जुड़े हुए आदमियों के खानदान का मैं भी था। तो वो बड़ी इज्जत किया करते थे। फिर मैं पानीपत में, मेरे बम्बई में मेरी एक्सीडेंट में टांग टूट जाने से मुझे नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा, और त्याग पत्र देने के बाद फिर जब मैं यहाँ पानीपत में आया तो मुझे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का टेलीफोन आता था। तो वो कहने लगे भी क्या कर रहा है, मौलाना हाली के ऊपर काम कर ले। तो मैं बहुत घूमा और पानीपत की गलियों में मुझे कहीं पर भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ऊपर कोई किताब कोई ऐसी नहीं मिलती थी कि जिसको मैं स्टडी करके और इनके ऊपर काम करूं। फिर मुझे मेरे पिताजी ये कहने लगे भी तू बेटा तू किस फिराक में है, तू हुनरमंद आदमी है, तू ये सोचता रहता है काम धंधा करते हुए भी, क्या बात है। मैंने उनको बताया कि मैं पिताजी मुझे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ मवाद इकट्ठा हुआ हुआ जो था हमारे घर में, उन्होंने वो दिया और फिर साथ साथ बताते चले गए, और मैं उसका अध्ययन करके फिर मैंने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के ऊपर एक बहुत बड़ी जखीम, बड़ी मोटी किताब 750 सफ़ों की किताब मैंने हिंदी और उर्दू में लिखी। इस किताब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर
बड़ी प्रसिद्धि हासिल की और मुझे बड़ा सम्मान मिला दोनों ही देशों से, मेरे देश से भी और पास के मुल्क पाकिस्तान से भी। और इसके साथ साथ कई दुनिया के देशों से बड़े चाहने वाले, जो मौलाना हाली को चाहने वाले हैं, वो लोग भी यहाँ आकर के मेरे से संपर्क करते हैं और मौलाना हाली के ऊपर लिखी किताबों का कोशिश करते हैं कि भी हमें किसी तरीके से हासिल हो, और मैं उनको ये किताबें दस्तयाब करता हूं, उनको देता हूं। मैंने कभी भी इस प्रचार प्रसार के लिए कभी किसी से इन किताबों का या मेरे द्वारा लिखी गई किताबों का मैंने कभी किसी से मूल्य नहीं लिया। पानीपत के लोग इन्हें गूगल पर्सनैलिटी के नाम से भी जानते हैं। कोई चीज को खोजनी हो या कुछ पूछना हो, इनके फोन नंबर पर फोन करते हैं या इनके घर पर पहुंच जाते हैं कि पुहाल साहब ये बताएं कि ये चीज आपको समझ आती है, इसके बारे में बताएं, या कोई ज्ञान की बात इनसे पूछनी हो, 1 मिनट में उनके सामने पूरी बातचीत रख देते हैं। ये मेरे सामने किताबों का भंडार पड़ा है। कई किताबें इन्होंने लिखी है, 34 के करीब किताबें इन्होंने लिखी है और एक किताब पर और वो काम कर रहे हैं। मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि पानीपत के ऊपर भी आपने एक किताब लिखी है, वो भी बड़ी हिट हुई। आज घर घर में वो किताब है, जो साहित्यकार हैं वो भी बड़ी आपकी तारीफ करते हैं। तो उस जो पानीपत की किताब जो आपने लिखी है, उसमें क्या चीज दर्शाई है और कितनी मेहनत करी उस किताब को लिखने के लिए? मैंने उस किताब के अंदर, मैं पानीपत हूँ, उस किताब के अंदर मैंने ये दर्शाया है कि पानीपत के जो गली मोहल्लों के नाम क्या हुआ करते थे, किस गली में कौन सी जाति बिरादरी रहती थी, किस गली में वैश्य रहते थे, किस गली में मुसलमान रहते थे, किस गली में मुस्लिम उच्च जाति के लोग रहते थे, उन सभी पुरानी गलियों के बाजार नाम ये वो सब कुछ मैंने लिखे। पहले अंसार बाजार का बाजार नहीं होता था, अंसार मोहल्ला होता था। अब ये जो हरियाणा बनने के बाद जब इस बाजार के, इस मोहल्ले के अंदर बाजार बनने, दुकानें बनने शुरू हुई, तो ये बाजार बन गया। अब अंसार बाजार के बजाय इसको इंसार बाजार कहने लगे। इंसार तो कोई लफ्ज ही नहीं है। इसी तरीके से आप लाल मस्जिद के पास आ जाएं तो इस बाजार का नाम पहले मोहल्ला कमलियान होता था, जिसमें कंबल बनाने वाले लोग रहते थे। तो वो मोहल्ला कमलियान एक बहुत बड़ी यहाँ पर एरिया था। अब जब 47 के बाद यहाँ पर ये बदला, यहाँ का स्वभाव बदला पानीपत शहर का, और यहाँ की जो खासियत थी वो चली गई पाकिस्तान, और पाकिस्तान से पंजाबियत यहाँ पर आ गई। तो उस मोहल्ले का नाम कमली मोहल्ला रख दिया। अब कमली लफ्ज है पंजाबी का, और पंजाबी में ये लफ्ज आया है फारसी से। कमली के मायने होते पगली, कमला पागल। तो मैंने इस पे ऐतराज किया और मैंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा भारी इसके ऊपर ऐतराज करने के बाद मैंने ये दलील दी, और उन्होंने मुझे कमीशन के अंदर बुलाया, मुझसे पूछा कि भाई आपने ये लफ्ज क्यों ऐतराज किया। मैंने इनको ये कहा, कुरैशी थे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कि मैं कुरैशी साहब देखिए, ये यहाँ पर इंडिया में किसी पागल को वोट देने का अधिकार नहीं है, और आप पागलों का मोहल्ले के वोट भी बना रहे हैं और पॉलिटिशियन पागलों से वोट भी ले रहे हैं, तो ये तो जायज नहीं है। इसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि मोहल्ला कमलियान, मैंने ये कहा कि भी आप 1977 से के इलेक्शन से पहले की वोटर लिस्ट देखिए उठा करके, उनकी वोटर लिस्टों में मोहल्ला कमलियान के नाम दर्ज है, और अब अनपढ़ता की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से कमली मोहल्ला बना दिया। अब मैंने नई फहरिस्तों में जो इलेक्शन की जो लिस्टें हैं, चुनाव की जो सूची हैं, उनके अंदर मैंने ये मोहल्ला कमलियान कराया है। इसी तरीके से जैसे बुलबुल बाजार है, बुलबुल एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुलबुल बाजार में भी आते हैं। आपके पास दर्शकों को बता दें कि 1947 में पैदा हुए और पानीपत को इन्होंने बसते हुए देखा है, यानी कि पानीपत की हर गली, हर मोहल्ले से ये वाकिफ हैं। जैसा कि ये जिक्र भी कर रहे थे कि कमली मोहल्ला को इन्होंने कमालिया मोहल्ला कैसे करवाया, और भी बड़ी रोचक बातें हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इनकी जो किताब आई है बुलबुल, ये बुलबुल किताब इन्होंने लिखी है, और उस चीज से ये प्रभावित हुए हैं जब ये मेन बाजार बुलबुल बाजार के नाम से जाना जाता था। एक तवायफ हुआ करते थे बुलबुल के नाम से। इन्हीं से जानते हैं कि वो तवायफ कौन थी और इनका ये किताब लिखने का क्या मकसद था।
पुआल साहब, बुलबुल किताब लिखी है आपने, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि हम लोग तो तब पैदा भी हो रहे थे या जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उस समय की कुछ याद जो है वो ताजा करना चाहते हैं कि ये बुलबुल कौन थी और आपने ये किताब क्यों लिखी? यहाँ हमारे यहाँ क्या हिंदुस्तान के सभी शहरों में तवाइफों के बाजार होते थे और ज्यादातर जो हिंदू मालदार होते थे या मुसलमान लोग जो होते थे वो तवाइफों में जाकर अपना मनोरंजन किया करते थे। यहाँ पर भी एक तवाइफ बाजार था, पर उसको रंडी बाजार कहा करते थे। ये बुलबुल लखनऊ से यहाँ पर आई अपनी माँ के साथ, हुस्न बानो के साथ, और ये छोटी थी और जिस वक्त ये वहाँ से सताई हुई आई, इनके पिताजी को वहाँ कत्ल कर दिया था अंग्रेजों ने, तो इसके मामू के साथ ही यहाँ पर आई, छोटे इमामबाड़ा अंसार मोहल्ले में। वहाँ उनके घर के सामने इनके रिश्तेदारों का मकान था और ये इसकी माँ ने वहाँ रह करके इन दोनों गुरैया को, इसकी छोटी बहन बुलबुल की और बुलबुल को पालने पोसने के लिए एक छोटा सा कोठा खोला निचले वाले बाजार में, जिसको आज सुभाष बाजार कहा जाता है। ये बुलबुल, ये रंडी बाजार था, तवाइफ बाजार था। जब इसकी माँ ने वहाँ कोठा खोला और इनका घर गुजारा अच्छा हो गया तो ये फिर जवान हो गई। जवान होने के बाद इसको उन रास्तों का पता चल गया कि मुझे कैसे कैसे लोगों से संपर्क रखना है, कैसे से नहीं। और इतनी खूबसूरत ये औरत थी कि लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की। जो इसकी तारीफ करने वाले लोग थे उनके सबके नाम इस किताब के अंदर दर्ज किए हैं। इस बुलबुल ने अपने कोठे के दरवाजे के ऊपर नीचे लिखा था सीढ़ियों के ऊपर, मेरे कोठे पर किसी भी अंग्रेज का आना मनाही है। इस पर अंग्रेज लोगों की इसके ऊपर निगाह रहती थी और करनाल के डिप्टी कमिश्नर आए, शाम का वक्त था और उसने बगैर बताए इसके कोठे पे चढ़ गए। बुलबुल पीढ़े के ऊपर बैठी हुई थी, सजी धजी हुई, और वो हक्की बक्की रह गई। उसने मौके की नजाकत को देख करके उसको ये कहा, आप कौन हैं? तो उसने कहा, अंग्रेज ने कहा कि मैं करनाल का डिप्टी कलेक्टर हूं। टूटी फूटी हिंदी भाषा में बताया। तो उसने बड़े अदब के साथ उसको मसनद पे बैठे रहने दिया, पानी पिलाया और गुलाल इत्र फुलेल लगाया और लौंडियों को कहा, भाई इसकी खातिर तवाजा बड़ी अच्छे तरीके से करनी है। तो लौंडियों ने इशारे इशारे में जो उनके कपड़े धोने वाले सोटे यानी कुत्ते उस भाषा में कहते थे, वो इकट्ठे कर लिए और उसको अपनी बातों में बुलबुल ने लगाए रखा और बुलबुल ने उससे बड़ी अच्छी मजाहिया बातें करके शाम का वक्त हो गया। इशारा करते ही लौंडियों ने इतने सोटे बरसा दिए कि वो डिप्टी कमिश्नर वहां पर कोठे पर ही दम तोड़ गया और लौंडियों को इकट्ठी करके उस डिप्टी कमिश्नर के हाथ पांव बांध करके और दरवाजे का कुंडा खोल करके सीढ़ियों से बाजार के बीच में फेंक दिया। काफी देर बाद इसकी माँ और दूसरे कोठों से तवाइफें भाग गई, निकल गई और ये बुलबुल बाजार का जो रंडी बाजार था ये टूट गया। इसकी माँ ने हुस्न बानो कहने लगी कि बुलबुल अब ये पानीपत छोड़ दे। इसने कहा कि अम्मी आप यहाँ से गुरैया को लेकर के और ये जो सोना चांदी रुपया पैसा जेवरात है इनको सबको नेवलियों में भर के मेरे मामू के यहाँ मेरठ में चली जाओ और मामू के साथ लखनऊ ऐश बाग में वहां पर वो जो हमारी रिश्तेदार है उनके पास यहाँ अपना जाकर के छुप जाएं। और इनको हडसन ने, इनको जो सेशन जज था, उसने इसको गिरफ्तार करके इसको कैद खाने में हवालात के अंदर डाल दिया और कुछ ही दिनों में इसका मुकदमा चला करके हडसन ने भी ये चाहत रखी, जो सेशन जज था, कि तो बुलबुल रात के वक्त में जब तुम्हें बुलाऊं, भले ही पुलिस का पहरा हो, तुम्हें पुलिस लेकर के आएगी और तुम मेरे बंगले पे आओ। इसने अपने वकीलों को, इसके वकीलों को जज ने बाहर निकाल दिया और इसने कहा, हडसन जो जिला कलेक्टर का हाल हुआ है वही तुम्हारा होगा, इतनी जरूरत ना करना, तुम भले ही मुझे फांसी दे दो, मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगी। फिर हडसन तो सिर पे हाथ यूं रख के, होल्डर उस पे हाथ में था और सोचता रह गया। फिर वकीलों को बुलाया, जो इसके 4 वकील थे जो पानीपत और करनाल के अमीर उमरा लोगों ने वो किए हुए थे, तो उनको स्पेशल कोर्ट लगा करके उनके सामने इसको फांसी का हुक्म दिया और पानीपत में ला करके इसको रात के वक्त में फांसी दे करके इसको मौदूद लारी के
कब्रिस्तान के अंदर, जो रेलवे फाटक के नीचे असंध रोड पे, वहां उस कब्रिस्तान में इसको दफन किया। और ये बात है 1899 की। इसको रात को दफन करके और फिर पानीपत में एक मुर्दाई छा गई, यहाँ पर सुन्नापन हो गया। और फिर पानीपत और करनाल के जो इनके चाहने वाले थे उन्होंने इकट्ठे होकर के कहा कि भाई ये रंडी बाजार तो टूट गया, अब इसका नाम बुलबुल बाजार रखा जाए। फिर उसका नाम इकट्ठे होकर के लोगों ने बुलबुल बाजार रखा। जो पुराने लोग हैं वो आज भी उसको बुलबुल बाजार ही कहते हैं। पुहाल साहब के बारे में पानीपत की जनता क्या कहती है या इनको जानने वाले क्या कहते हैं, एक बार उनसे भी सुनते हैं। श्री रमेश चंद्र पुहाल हमारे इस नगर की एक ऐसी शख्सियत है जो बहुआयामी है। न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में अपितु बौद्धिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में पुहाल साहब ने अपना स्थान बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वे एक दलित वाल्मीकि परिवार से हैं, परंतु उन्होंने अपने बिजनेस की जिस ऊंचाइयों को छुआ है वे तमाम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। वो किसी भी आरक्षण के या किसी कमजोरियों के बाध्य नहीं रहे, अपितु उन्होंने अपने बल पर यह काम किया है। पुहाल जी ने लगभग 34 पुस्तकें लिखी हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उन तमाम पुस्तकों का अध्येता रहा हूं। मैंने तकरीबन तमाम पुस्तकें उनकी पढ़ी हैं। अभी उनकी जो अभी पुस्तकें आई हैं, बुलबुल और हरियाणा की लोक संस्कृति, ये दोनों पुस्तकें अद्भुत हैं। बुलबुल यानी कि पानीपत शहर में जो बुलबुल बाजार है, वो बुलबुल किस पर है, ये पुहाल साहब ने दर्शाया है। पुहाल साहब हाली पानीपति ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं और हाली के काम को और नाम को पुहाल साहब ने एक विस्तृत ढंग से बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। उन्हें हरियाणा सरकार ने हाली अदब अवार्ड से भी नवाजा है। हम समझते हैं कि पुहाल साहब का यह व्यक्तित्व हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी देगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे शहर के वो एनसाइक्लोपीडिया हैं, गूगल हैं। आपने कोई जानकारी लेनी हो, किसी मोहल्ले की लेनी हो, किसी परिवार की लेनी हो, किसी अनजान की लेनी हो, शहर के किसी हिस्से की लेनी हो, तो जिस तरह से गूगल पर बटन दबाएं और जानकारी हासिल करें, एनसाइक्लोपीडिया पर का पेज खोलें और जानकारी हासिल करें। साहित्यिक जगत में अगर किसी का नाम पानीपत क्षेत्र में है तो एक ही नाम है रमेश चंद्र पुहाल जी का, जो कि अपनी लेखनी से सबको मोहित करते हैं। हाली पर उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। हाली का जीवन चरित्र उन्होंने एक दास्ताने हाली के अंदर पूरा संजो दिया है। ऐसा शख्स अगर ना होता तो हाली पर, मुझको लगता नहीं कि हाली पर इतना बड़ा काम हो सकता था। हाली पर अगर कोई काम करने वाला हमारे शहर में है तो रमेश पुहाल हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। अभी कुछ और रोचक जानकारियां पानीपत के बारे में इनसे और सुनेंगे, और क्या इनका आगे वाला विजन है, क्या काम कर रहे हैं, कितनी किताबें लिख रहे हैं, कहां से ये सोच लेकर आते हैं और कहां से ये सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ये किताब लिखते हैं। और भी जानकारियां लेंगे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पानीपत के अन्ना हजारे के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अन्ना हजारे से फिर मुलाकात होगी, यानी कि रमेश पुहाल पानीपति से एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 22 में। आज हम इसके तहत वार्ड 21 में आए हैं। इस बार हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 14 में। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 12 में। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 6 में। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 17 में। हम लोग पहुंचे हैं वार्ड 13 में और आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 24 में। RTI लगा सकते हो बतरा कॉलोनी की, पूरे वार्ड कॉलोनी की। अगर विधायक जी ने एक चबन्नी भी इस वार्ड में दी हो तो मैं आपके पब्लिक के हाथ में इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। कोई डी प्लान में पैसा लगा है, मैं अभी रिजाइन करूंगा, 5 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर निगम से काम हुआ है
तो आपको निगम ऑफिसर से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, वो काम पार्षद के कहने पे होता है, तो विधायक के कहने पे होता है। पहली बात तो जी सबसे बड़ा कार्य मैं अपने वार्ड के लोगों के सामने सीना ठोक के कह सकता हूँ, जब मैं आपका 100% विकास करवा दूंगा तब दोबारा चुनाव लड़ूंगा। वो अधिकारी है वो काम करने के लिए काम करके राजी नहीं है, लेकिन अब जब से सरकार ने अपना रुख सख्त किया है तो अधिकारी भी अब काम करने लगे हैं। कोई गली कच्चे नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है। अगर मैंने इस कॉलोनी में काम न कराया नहीं तो मैं ना इलेक्शन लड़ता न मैं आगे इनके बाहर जाएगा, कभी कोई किसी भी बात में नहीं जाएगा, मैं आगे इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा अगर शिवनगर में काम ना हो तो। जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी कश्यप कॉलोनी, और मैंने तीनों कॉलोनी के नाम भेजे हुए लिस्ट में, जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी मैं 2 महीने के अंदर अंदर कश्यप कॉलोनी का निवारण कर दूं। 2 महीने पब्लिक आगे संकल्प लेके जा रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत किसी का कोई पर्सनल काम हो या सामाजिक काम हो, मैं 1 साल में मुझे पब्लिक का साथ ही है। जैसे किसी की समस्या है, भाई मेरी गली नहीं बताई, कॉलोनी अवैध बता दिया किसी ने, कॉलोनियां तो सरकार ने अवैध कर रखी है, मैंने नहीं कर रखी। लेकिन लोग याद रखें, उसके लिए मेरी जो प्लान है, मेरा प्लान दोनों साइडों में जो रेलवे ट्रैक है 1 इंच जगह भी मैं कच्ची ना छोड़ूं, वहां पे ये ग्रीनरी ना हो, चारों तरफ पार्क ही पार्क हो। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमने आपको मिलवाया है लेखक रमेश चंद्र पुहाल उर्फ पानीपति से। इनसे और भी रोचक जानकारियां लेते हैं। मैं उस समय की बात करूंगा जब देश में बदलाव की लहर चल रही थी, जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे और उनका नाम पूरे देश में बड़े आदर भाव से लिया जाता था। तो पानीपत के अन्ना हजारे भी रमेश पुहाल ही हैं। उनका जो ड्रेस है, जो उनकी वर्दी है, जो उनका चलने का स्टाइल है, वो भी अन्ना हजारे के साथ मिलता जुलता था। और जब किसी स्टेशन पे या किसी गली मोहल्ले में निकलते थे तो लोग ये समझते थे कि अन्ना हजारे आज हमारे यहाँ कैसे आ गए। सर, अन्ना हजारे के बारे में बात करना चाहूंगा कि आपका हाव भाव, आपकी वेशभूषा भी अन्ना हजारे से मिलती जुलती है, तो कोई ऐसा वाकया याद आता है जब आप निकलते थे तो लोग कहते थे भी अन्ना हजारे आ गए? आपने बहुत मार्के की बात पूछी मुझसे। मैं एक बार नागपुर से दिल्ली आ रहा था तो भोपाल में शताब्दी एक्सप्रेस को पैसेंजर ने रोक लिया और 3.5 घंटे वो ट्रेन वहाँ पर रुकी रही। तो मेरे साथ मेरे पुत्र वधू और मेरे पुत्र साथ में थे और हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए तंग आ गए। तो मैंने कहा मैं यार मैं नीचे उतर जाता हूँ प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे बेटा प्रभात ये कहने लगे नहीं आपको नीचे नहीं उतरना, भीड़ बहुत है, पुलिस है, मीडिया वाले हैं, ये आपको परेशानी आएगी। मैं कहा यार मैं बड़ा तंग आ गया, मुझे उतरने दो। लो जी, मैं तो नीचे उतरा और जैसे ही उसको मेरी ड्रेस और जो कैप नजर आई, वो तो मीडिया वाले भी और पुलिस वाले भी और पब्लिक वाले भी झगड़ा तो छोड़ दिया और मेरी तरफ उन्होंने अपने कैमरों के मुंह कर लिए और मुझे लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेज के कहने अन्ना हजारे आ गए, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे। और मुझे मतलब ये गिनती नहीं, बच्चों ने और बच्चियों ने कितने फोटोग्राफ्स लिए। और मैंने उनको मराठी भाषा में कहा भी मैं अन्ना हजारे नहीं हूँ। मैंने कहा मराठी में, मी अन्ना हजारे नाही, माझा नाम ले लीनो रमेश चंद्र पुहाल पानीपति। कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो अन्ना हजारे हैं। और पुलिस वाले उस झगड़े को छोड़कर तो मेरे चारों तरफ हो गए। मैं हैरान हुआ, मैं क्या बताओ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। और मैं तो ये बात अलग है कि मैं कई भाषाओं का जानकार हूँ और मैंने उस मौके पे भाषा वही इस्तेमाल की जो लोग उसको समझते थे। तो लोगों को यकीन नहीं आया और स्कूल कॉलेज के बच्चों को यकीन नहीं आया, मीडिया वालों को भी यकीन नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को भी ये यकीन नहीं आया कि भाई ये अन्ना हजारे नहीं है। पर मैंने हाथ जोड़ करके अपना बड़ी मुश्किल से अपने कंपार्टमेंट में बैठने के लिए मैं उनसे हाथ पीछा छुड़ा करके और मैं अंदर आकर के बैठा, दरवाजा बंद कर लिया। ये मेरे साथ ये वाकया वहां भोपाल में हुआ। इसके साथ मैं कहीं दूसरे शहर में कार में बैठ के जा रहा हूं अपनी, तो मुझे जो मेरे पास से गुजरने वाले लोग हैं कह देते हैं कि अन्ना हजारे जा रहा है। तो मैं उनकी बात समझ जाता हूं और वो कहते हैं, हंसते भी हैं। कई नौजवान लड़के लड़कियां मोटरसाइकिल पे बाइक पे बैठ के जाते हैं, वो भी कह देते हैं। एक रोज ऐसा हुआ कि मेरे पास ऑस्ट्रिया से
कुछ लोग आए हुए थे जो पानीपत के ही थे, मुस्लिम। यहां से वो जाकर के पाकिस्तान कराची बस के, कराची से ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रिया से यहां पानीपत में आए। अजीज कुरैशी जो गवर्नर थे, उनके बताए हुए रास्ते पे वो मेरे पास पहुंचे और मैं उनको लेके गया बाजार से। और मैंने सोचा भाई बाजार से भीड़ होगी, लोग पीछे लगेंगे और लाल मस्जिद वाली छोटी गलियों से, कमलियों वाली गली से निकल जाएंगे और बड़ी जल्दी मौलाना हाली के घर के पास से दरगाह पहुंच जाएंगे। अब वहां कुछ बच्चे बैठे थे स्कूल के और उनके हाथ में इत्तेफाक से तिरंगे झंडे थे। अब वो मुझे हमें देख करके वो अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद। तो मैं कह लो भैया, अब वो गली मोहल्ले की औरतें, लड़कियां, औरतें, बच्चे जानते भी थे और वो बच्चे घूम करके हमारे पीछे आकर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की हवेली तक हमारे पीछे लगे रहे, अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद। ये बात मेरे साथ हर जगह बन जाती है। एक बार यहाँ SDVM में गोपीनाथ मुंडे आए, 14 जनवरी की बात है ये, उनकी मृत्यु से पहले यहाँ पर वो आए और मेरे ही बुलावे पर आए थे। बालाजी जोशी जो DC थे, उन्होंने प्रोग्राम तय किया हुआ था, जो मेरे कहने पे ये 11 जनवरी का प्रोग्राम मराठा और महाराष्ट्र सरकार करने लगी है। अब यहाँ पर मराठा इतिहासकार बोलने लगे, मैंने उनको टोका पर वो नहीं माने, मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। फिर गोपीनाथ मुंडे बोले, मेंबर पार्लियामेंट थे, तो वो बोले, तो मैंने कहा, मैं ऑडियंस के बीच में खड़ा होकर के, हाल के बीचों बीच मैंने कहा जोर से, मैं कहा मुंडे साहब आप रुकिए, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है तो यहां आकर के ये उल्टा सीधा पानीपत की लड़ाई को मत बताया करें। आप पानीपत की लड़ाई आपने देखी नहीं, आप तो महाराष्ट्र में लुके हुए बैठे थे, हलवे मांडे खा रहे थे, लाल गुलाल उड़ा रहे थे, ढोल ताशे बजा रहे थे और खूब रंगरलियां मिला रहे थे और यहाँ आपके पूर्वज शहीद हो रहे थे। तो आपको ये बात शोभा नहीं देती। अगर आपको इस इतिहास की जानकारी नहीं है तो बुलाइए हमें माइक के ऊपर, हम 6 घंटे इसके ऊपर बोल सकता हूँ। तो अन्ना हजारे एकदम, और हॉल के अंदर बिल्कुल एकदम सन्नाटा छा गया। तो गोपीनाथ मुंडे कहते हैं, ये काय बोली? तो मैंने सोचा हो भाई ये मराठी समझ रहा है। तो मैंने कहा, मैं मुंडे जी मी मराठी नाही, माझ्या टोपीला मराठी हूं, मी रमेश चंद्र पुहाल पानीपती, माझा सीटी बोलेला तो पानीपत, ये तुझा कोणचा जिल्हा, यानी हमारा कौन सा जिला? मैं माझा पानीपत जिला। तो वो कह करके उन्होंने अपनी स्पीच वहां पर बंद कर दी और ये कहने लगे कि मैं आपकी ये स्पीचें जो आप इस युद्ध से आपको जानकारी है, मैं महाराष्ट्र में आपकी स्पीचें कराऊंगा। मैंने फिर ये कहा कि मैं ऑलरेडी 6 स्पीच महाराष्ट्र में इस विषय पर दे चुका हूं। तो ये तो मेरे साथ वाकयात गुजरे हैं जी। तो पुहाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। पुहाल साहब, हाली के ऊपर जो आपने किताब लिखी थी, बड़े प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे हाली साहब, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कहाँ से वो मटेरियल इकट्ठा किया? काफी मोटी वो किताब है और पाकिस्तान में उसको कितना प्यार मिला उस किताब को? देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया और वहां मैं उनसे प्रेरित नहीं हुआ। मुंबई में पानीपत आकर के मुझे लगन लगी और मैंने अपने पिताजी से हेल्प ली और मैं इनकी जानकारियां इकट्ठे करते 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 मुझे इस दास्तान हाली को लिखने में, कंप्लीट करने में मुझे 6 साल लग गए। और जब लोगों के सामने ये आई, जो इतिहास के जानकार थे, जो साहित्य के जानकार थे, वो हैरान थे कि इस आदमी ने इतनी बड़ी किताब लिखी। मुझे फिर यहाँ हरियाणा के गवर्नर थे डॉक्टर AR किदवई, उनको पता चला कि भाई एक रमेश नाम का आदमी है और उनको बुलाया जाए। उन्होंने ना डिप्टी कमिश्नर ना किसी से पूछा और डायरेक्ट मुझसे राब्ता संपर्क किया और मुझे बुलाया। तो कहने लगा, भी आपने दास्तान हाली लिखी है? मैंने कहा जी हाँ। तो मैं ऑलरेडी एक उर्दू की और एक हिंदी की जिल्द ले गया था, यानी कॉपी ले गया था। तो उन्होंने हिंदी भी देखी और उर्दू भी देखी। तो मुझे उन्होंने कहा कि भी मैं हामिद अंसारी साहब को इस किताब का विमोचन करवाऊंगा। तो आप भी उस जलसे में थे जब हामिद अंसारी साहब ने इसका किताब का विमोचन किया था और वो बड़े खुश हुए। अंसारी साहब कहने लगे, भी इस किताब को तो, ये किताब तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसके फाउंडर थे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली,
वहां पर भी इतना जखीरा नहीं है जो इस किताब के अंदर आपने मुलविल कर दिया। तो यही बात मेरे साथ पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान वालों ने भी इस किताब को देख करके मुझसे वहां पर मेरी बड़ी आओ भगत की, और मैं जब यहाँ से गया मैं 10 कॉपियां लेकर के गया था। फिर वो 10 हाथों हाथ चली गई यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लाहौर, और गवर्नमेंट कॉलेज झंग, तो वहां पर ये चली गई। फिर कुछ मेरे जानने वालों के हाथों में थी, और वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल ने डिप्टी कमिश्नर झंग को बुलाया और उनको कहा कि ये किताब, उन्होंने मुझे ये कहा भाई ये किताब हमें 50, और मैंने किसी लाग लपेट के यहाँ से बाई पार्सल मैंने उनको यहाँ से 50 किताबें भेजी, जो उन्होंने अपने इदारों में, विभागों में बांटी हुई थी। आपने बात पूछी भाई आप इनसे कैसे मुतासिर हुए, कैसे प्रभावित हुए। मेरे जहन में यह था कि जब मेरे पिताजी ने और मौलाना के बारे में ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने बताया, तो मुझे ये लगन लगी कि पानीपत का इतना बड़ा शायर जो मिर्जा गालिब का पहले नंबर का शागिर्द होते हुए, और उनको कोई जानकारी नहीं, तो मुझे ये लगन लगी, मैंने ये मान लिया कि अब अगर साहित्य के ऊपर काम करना है तो मौलाना हाली को ही अपना गुरु, अपना उस्ताद, अपना सब कुछ साहित्य की लाइन में अपना मान करके, अपना आइडियल बना करके मैं इस साहित्य की लाइन में चल पड़ा। और अब तक मैंने छोटी बड़ी 34 किताबें लिखी हैं, और हिंदी के ट्रिब्यून के लिए मैं 52 किताबों के ऊपर तबसरा लिख चुका हूँ। प्रसिद्ध साहित्यकार, सुयोग्य समाजसेवी तथा इन सबसे बढ़कर एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक हमारे पापा जी ने इस परिवार को बड़े प्रेम से बांध के रखा है, और साथ ही हमारा सौभाग्य है कि हम इस परिवार के सदस्य हैं। हम कहना चाहेंगे कि वो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया हमारे घर में उदाहरण है, जो हमें प्रेरित करता है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी साहित्य से, अगर हमें इंटरेस्ट है साहित्य में, तो हमें भी आगे अपनी किताबों में या अपने लेखन में ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए और एक उदाहरण खुद भी बनना चाहिए। घर वाइफ हूँ, घर के लिए बस घरेलू, और घर में अपने बच्चों का सहयोग साथ में करती हूँ, इनका खाना का, स्कूल का छोड़ना करना, और बस इनका जो सहयोग होता है किताबों का, इनका वैसे ही साथ देती हूँ, और इनका बहुत अच्छा लगता है। बहुत नाम कमाया हुआ इन्होंने, बहुत सबसे अच्छा लगता है जी। 34 किताबें इन्होंने लिखी है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। लेखक के साथ साथ ये बहुत बड़े जिम्नास्टर भी रह चुके हैं। कॉलेज समय में जिम्नास्टिक किया करते थे। एक नेता इनसे काफी प्रभावित हुए थे। वो कौन नेता थे, किस वजह से प्रभावित हुए थे, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। और भी कई रोचक जानकारी इनसे लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। यदि आपने हमारे वॉइस ऑफ पानीपत के पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। ब्रेक के बाद प्रसिद्ध लेखक रमेश चंद्र पुहाल पानीपति हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिम्नास्टर का वो बताया था कि आप बहुत बड़े जिम्नास्टिक भी करते थे। तो एक वाकया भी कई बार आपसे डिस्कस होता है कि कई बार बैठ के कोई नेता थे जिन्होंने आपको बुलाया था, वो वाकया क्या थे और जिम्नास्टिक में आपने क्या उपलब्धियां हासिल की? देखिए, आपने लफ्ज ये जो शब्द प्रयोग किया, मेरे शरीर के अंदर ऐसी झंझनाहट पैदा होती है कि जैसे मैं उस वक्त का उसी तरीके का जिम्नास्ट हूँ। तो यहाँ जब जिस वक्त हरियाणा बना, अलग हुआ, तो इसमें हरियाणा में 6 जिले हिस्से में आए थे। 7वां जिला जींद को तोड़ करके, संगरूर को तोड़ करके 7वां संगरूर के कुछ हिस्से जींद में शामिल करके 7वां जिला कायम किया गया था। और एक बहुत बड़ा शिक्षा के अभियान के ऊपर बहुत बड़ा एक यहाँ पर फंक्शन हुआ करनाल दयाल सिंह कॉलेज के अंदर। इसमें ये मलखम एक 15 फुट का ऊंचाई का खंबा होता है, जो बहुत चिकना होता है, बहुत सपाट होता है, और उसके ऊपर अरंड का तेल लगाया जाता है ताकि जिम्नास्ट का, ऊपर चढ़ने वाले जिम्नास्ट का जिस्म उसके साथ चिपक जाए और अपनी दूसरी वो
उस पर कलाबाजियां दिखाए। तो वहां पर जब 7 मलखम लगे और बीच में मेरा मलखम था और मेरे साथी थे मेरे पीछे, और 7 में से मैं पहला चैंपियन वहां सेलेक्ट हुआ करनाल में। हरियाणा का पहला चैंपियन मैं रहा हूं, और अब तो खैर ये सभी जगह योग में और कई जगहों पर प्रयोग होने लगा। पानीपत में तो सिर्फ मोतलोडा एक कॉलेज है, उसके अंदर मिस्टर आर्या का, उसके अंदर इसका वो ट्रेनिंग दिलाते हैं। मैं उसके बाद जिस वक्त चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने थे, तो ये 1968 की बात है, और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पानीपत में एसडी कॉलेज का आधारशिला रखने के लिए आए। तो आधारशिला रखने के लिए उनके एसडी कॉलेज एसडी स्कूल का ग्राउंड में उसका जलसा, बहुत बड़ा जलसा रखा। उसमें जयनारायण गोयल जो सोसाइटी के मैनेजर थे, और फतेहचंद विज यहाँ एमएलए होते थे, और दूसरे टीचरों का और स्कूल कॉलेज के बच्चों का यहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा था। और वहाँ पर हमारा स्कूल का मलखम लगा हुआ था, और पीटी वशिष्ठ ने मुझे इशारा किया, और नीचे गिर ना जाए, चोट ना लगे, गिरे तो चोट ना लगे। नीचे बड़े, उस वक्त तो ये स्पंज के गद्दे नहीं होते थे, और ये रुई और कॉटन के गद्दे होते थे, पर हम गिरा नहीं करते थे। कई लड़के ऐसे भी थे जो गिर भी जाते थे, पर वो चोट लगने से बच जाते थे। तो मैं हर किसी भी फंक्शन की जो कमांड देता था, मैं मलखम के ऊपर चढ़ करके, पहला नंबर मेरा ही होता था। मेरा हल्का फुल्का शरीर होता था, वो आप देखने में भी आप महसूस कर सकते हैं, और फुर्तीला भी था। तो जिस वक्त हमने वहां पर 15-16 करतब दिखाए, और जान पे जोखिम रख करके, जान को जोखिम में रख करके, और एड़ी से, उस छोटी सी जगह पर एड़ी से, 1 पांव की एड़ी से पूरे खड़े होकर के सीएम साहब को यूं हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, बगैर हिले खड़े रहे। जिस वक्त सीएम साहब ने अपने हाथ से ये नहीं कह दिया कि भाई इनके हाथ नीचे करा दो और ये खतरे वाला काम है। और वो फंक्शन वहां पर, वो जो हमारा मलखम का काम खत्म करने के बाद और सारे फंक्शन की कारगुजारी करने के बाद, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री जो होते थे, उन्होंने मुझे स्टेज के ऊपर बुलाया। पीटी वशिष्ठ कुमार मुझे बुलाने के लिए आए, और मैं उस वक्त भी यही टाइप का कमीज पजामा पहनता था। मैं स्कूल की ड्रेस नहीं पहनता था, क्योंकि मैं अग्रणी स्टूडेंट्स में था, और मैं प्रार्थना में भी जाता था, तो मैं ड्रेस नहीं पहनता था, मैं जाने से इनकार कर दिया करता था। तो मुझे बुलाने आए वशिष्ठ जी कि भाई चलो स्टेज के ऊपर बुला रहे हैं। अब मैंने जाने से इनकार कर दिया। वो खैर मुझे समझा बुझा करके, और मेरा फर्ज भी बनता था कि मेरा टीचर कह रहा है, मेरा उस्ताद कह रहा है, मुझे जाना चाहिए। मैं गया तो वशिष्ठ ने प्रिंसिपल वीपी कालाड़ा को कहा जी ये आ गया रुमेश। कालाड़ा साहब ने गोयल साहब को कह दिया, जयनारायण गोयल को, कि जी ये आ गया रुमेश। उन्होंने बंसीलाल को कहा जी ये आ गया वो लड़का। चौधरी बंसीलाल मुझे देख के कहने लगे, ऊपर नीचे, नीचे से देख करके ऊपर तक, मेरे सिर की चोटी तक देखते हुए चले गए, और खड़े हुए, और मेरे यहां इस बाजू पे हाथ रख के कहने लगे कि आप थे इस खंबे पे चढ़ने वाले। मगर जी आपको इस खंबे पे चढ़ते हैं डर नहीं लगता? मैं जी नहीं। ऊपर न्यू खड़े होके बिल्कुल भी भय नहीं लगता? मैं जी नहीं। उन्होंने खुश होकर के सिर पे हाथ रखा, और एक गोल्ड मेडल उठा करके एक प्लेट में रखा हुआ था, वो मुझे यहां पर लगाया, और अपनी जेब की कमरी से, पंजाबी में उसको फतुई भी बोलते हैं, कमरी से 10-10 के नोट की गड्डी निकाल करके फतेहचंद विज साहब को, जो एमएलए थे मौजूदा, उनके हाथ में दे करके कहा कि फतेहचंद इसमें से 250 रुपए निकाल लो। तो फतेहचंद विज साहब गिनने लगे। उन्होंने, चौधरी बंसीलाल ने फतेहचंद विज साहब से वो गड्डी छीन ली। कहीं का एमएलए बना फिर तू 25 वाला नंबर काट के कर दे। और वो बंसीलाल ने निकाल के यूं जैसे कर दिया, और वो बाकी कह दे के लिए मुझे दे दिए, और 250 रुपए मेरे हाथ में दिए, और मुझे ये कहा कि कभी जरूरत पड़े शिक्षा पूरी करने के बाद मुझे मिलने जरूर आना। पुहाल साहब, 34 किताबें अभी आपने लिखी हैं, अभी ये जानना चाहेंगे कि और किस किताब पे आप काम कर रहे हैं और वो कब तक आने वाली है? देखिए, अभी बिल्कुल लेटेस्ट किताब हरियाणा की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती
ये मैंने अभी लिखी, जिसका विमोचन भी हुआ आर्य कॉलेज में। और अब मेरी किताब 10-20 दिन के अंदर आ जाएगी। हिंदू सम्राट वीर विक्रमादित्य हेमचंद हेमू, जिसने पानीपत में युद्ध लड़ा और भारत का एक ऐसा सम्राट था हिंदुस्तान का कि जिस सेनापति होते हुए जिसने 22 युद्ध जीते हों। हिंदू बादशाह मोहम्मद गौरी के बाद वीर विक्रमादित्य वीर हेमू ही उनके बाद एक ऐसी पर्सनैलिटी हुई, ऐसी शख्सियत हुई जिसने हिंदुओं के नाम को ऊंचा बनाया और दिल्ली पे अपना वर्चस्व कायम किया। उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है और मैंने उसके अंदर उनसे के जीवन से, जो उनकी लड़ाइयों से जो उसमें चीजें हैं जो कम लोगों को जानकारी है, मैंने उसके अंदर वो इकट्ठी करके मुरतब करके मैंने उसके अंदर वो उसको किया और एक बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण किताब बनेगी। लोगों को चाहा है, जिन पता लगता है कि भाई आपने इसके ऊपर लिख दिया है, तो मुझे यूनिवर्सिटियों से भी इसकी जानकारी मिली है कि भाई जब ये आए हमें इस किताब के बारे में आप जानकारी देना। और अब वो जल्द से जल्द आप लोगों के सामने वो किताब आ जाएगी। पुहाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। पुहाल साहब, जाते जाते एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि आप जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वाल्मीकि समुदाय से आप ताल्लुक रखते हैं, आमतौर पर इस समुदाय के जो बच्चे हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं। उनके लिए कभी आपने सोचा है कुछ करने का, या वो भी आपकी तरह नाम चमका सकें? आपके नाम पर जितनी उपलब्धियां हैं, कभी आपके दिमाग में ये चीज आई है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए? बहुत बढ़िया बात, मेरे मतलब की आपने बात ये पूछी कि देखिए, आपने बात खुद ही कह दी कि जितना शिक्षा के मामले में ये समाज पिछड़ा हुआ है, मेरे अंदर ये लगन रहती है कि जो बच्चा बच्ची पढ़ा लिखा है और वो किसी नौकरी के किसी और काम के बीच में के लिए जाता है, मैं उसकी और वो या वो जाना चाहता है या उसके करने की लगन है, मैं हर तरीके की कोशिश करता हूं। और मैंने कई बच्चे बच्चियां मैंने नौकरियों पे लगवाए और कई बच्चे बच्चियों को मैंने और दूसरे कामों में लगवाया और मैंने कई आदमियों के जुराइम पेशे भी छुड़वाए। और इसके साथ साथ जो मुझे मेरे समुदाय के लोग, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, जो मुझे एक बार टेलीफोन से या कार्ड दे करके अपने ब्याह शादी में या किसी फंक्शन में या मुंडन में या गमी खुशी में बुलाते हैं, मैं वहाँ जरूर हाजिर होता हूँ। और इस वजह से लोग मेरे ऊपर, मेरा यहाँ पानीपत का ही नहीं हरियाणा का तमाम समाज मेरे ऊपर बहुत भारी यकीन करता है। बड़ी भारी जिम्मेदारी की बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ 82 में कत्ल गारत हो गया था पचरंगा बाजार में शमशान भूमि के ऊपर। तो उस मामले का जमीन का मामला था और सारे शहर ने मेरे ऊपर यकीन किया और वो जमीन मैंने लगभग 92 मुकदमे जीत करके, सभी हमारे 105 आदमी हो जाते हैं टोटल, तो उसमें हमने 92 मुकदमे सभी ने मिल करके जीत करके उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। और मैंने वाल्मीकि समुदाय को कहा कि भाई देखो ये रिकॉर्ड मेरे पास है, जिस आदमी को भी जिस वक्त कोई जरूरत पड़े ये है। तो मैं उनके विश्वास पे अपनी ईमानदारी से उसके ऊपर खरा उतरा हूं और हमेशा ये कोशिश रहती है कि जहां कहीं इस समाज के ऊपर बड़ी छोटी कोई आपत्ति आए, मैं वहां पर सबसे पहले नंबर पे खड़ा होता हूं। पुहाल साहब बने हुए हमारे साथ। पुहाल साहब के बारे में जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि कई भाषाएं ये जानते हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। हैदराबादी में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। कार्यक्रम खत्म करने से पहले या कार्यक्रम आप ही समाप्त करें, कुछ 2 लफ्ज हैदराबादी के कह के। हैदराबाद बिरादरी यहाँ पर पानीपत में 1947 में आई और यहाँ पर जो कंबल बनाने वाले कौम थी वो यहाँ से चले गई, पाकिस्तान माइग्रेट हो गई और वहाँ से ये लोग दाएं बाएं बिखरे हुए थे। इस समुदाय को यहाँ पर लोग महात्मा गांधी के कहने से यहाँ पर जो सर सिकंदर हयात जो ये सच्चर साहब ये जो होते थे चीफ मिनिस्टर, तो उसने यहाँ पर इनको इकट्ठा किया। भार्गव, गोपीचंद भार्गव यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको यहाँ इकट्ठा करके और पानीपत के उन्हीं पिटलूम्स के ऊपर इनको फौरन रोजगार दे दिया और इन्होंने अपने आप को उस रोजगार, कंबल का नहीं बल्कि खेस और चद्दर और दरी के बनाने का काम इन्होंने शुरू करके इनको रोजी रोटी का इनका साधन बन गया। तो यहाँ एक भाषा की बड़ी प्रॉब्लम होती थी,
लोग इस पंजाबी भाषा को और झांगी और मुल्तानी भाषा को लोग समझते नहीं थे। तो मुझे किसी भी चीज की भाषा की नकल करने की बड़ी पकड़ थी मेरी, और मैं बड़ी जल्दी पकड़ लेता था। तो मैंने इनके बीच में रह करके इन्हीं से लफ्ज सुन करके, शब्द सुन करके मैंने उसके ऊपर कमांड हासिल की। तो ये मुझसे कहते हैं वे तू, या जो औरतें हैं वो कहते हैं वे तू सारी जुबान जो बोलेना है, तू सारी नकल करेंदा है। मैं कहा दसो भाई तुसा ये आदे हो भाई तुसा नकल, मैं नकल किवें करेंदा, नकल तो जी विगड़ी हुई हो है, मैं जिवें तुसे बुलेंदे पई हो मैं उवें मैं बुलेंदा पिया। हाँ ये ते गल है। तो वो लोग मानते हैं, आदमी भी मानते हैं कि वो आदमी कहते हैं यार इस तरह तो असी नहीं बोल सकते जिवें तुसा सारी हैदराबादी जी भाषा पुछता नहीं है, जिवें दी वो है तो वो बुलेंदा। और इसके साथ साथ मैं हैदराबाद गांव में जिला मियांवाली पाकिस्तान में भी मैं उस्ताद नल के ऊपर जो मैंने लिखा है, मैं इनके घर में भी होकर के आया हूं, और वहां पर पाकिस्तान में अब भी इनकी यही भाषा मुसलमानों में भी बोली जाती है। बिल्कुल, रमेश चंद्र पानीपति हमारे साथ बने हुए थे, बड़ी अच्छी रोचक जानकारियां भी दी और हमने उनसे रूबरू करवाया, और पानीपत के इतिहास के बारे में भी इन्होंने बड़ा कुछ बताया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी कुलवंत सिंह और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। शख्सियत कार्यक्रम के दौरान हम किसी और शख्स को आपसे मिलवाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत।